अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। कोर्ट में ह्यूमन स्मगलिंग और कमसिन बच्ची के अगवा के केस के सिलसिले में कोर्ट ने अगली डेट 20 सितंबर की दी है। यूजुअली डेट्स जो है वो मुल्ज़िमान के वकील की सुस्ती या फिर उनके किसी बहाने की वजह से दी जाती है, मगर इस बार केस कुछ जेन्युइन है। इस बार जिब्रान नासिर साहब जो हैं उनको लग गई है बुरी नज़र और वो हो गए हैं बीमार। ऑब्वियसली इस पे मुल्ज़िमान के वकील के रिएक्शंस क्या होने थे, उन्हें तो शदीद गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी हमें तो अर्लियर की डेट चाहिए, हमें आप जल्दी डेट दें। लेकिन कोर्ट ने कहा सुकून करो भाई, अब आप इन लोगों का ज़रा हाल चेक करें। जब इनको कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं तो ये अपने ऑफिस में ताला लगा देते हैं और अंदर डिस्को पार्टी कर रहे होते हैं, तब ओके है। ये व्हाट्सएप से कोर्ट ऑर्डर दे देते हैं आईओ साहब को, आईओ साहब रिसीव भी कर लेते हैं, एमएलओ रुकवा देते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन जब वही कोर्ट ऑर्डर इनको दिया जाता है, ब्लू चेक मार्क्स भी आ जाते हैं, यानी कि ये रिसीव कर लेते हैं, फिर भी ये जज साहब के सामने आके बोलते हैं जज साहब हमें तो कोई ऑर्डर मिला ही नहीं, आप हमें टाइम दीजिए, हमें कोर्ट ऑर्डर स्टडी करना है। यहाँ पर कुछ भी ओके नहीं है। समझ रहे हैं ना कि ये अपने रूल्स ऑन द गो बनाते हैं और जो चीज़ इन्हें सूट नहीं करती उसके ऊपर ये उछलते कूदते रहते हैं। बात अगर महदूद रहती व्हाट्सएप मैसेजेस और ऑफिसेस को ताला लगा के अंदर डिस्को पार्टी करने तक, तब भी हम काफ़ी ज़्यादा हैरान होते। लेकिन मुल्ज़िमान के वकील तो हमें शक पे शक दिए चले जा रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि अदालत में जब जिब्रान नासिर साहब यानी इनकी अपोजिशन की बारी आई अपने बयानात देने की, तो मुल्ज़िमान के एक वकील साहब खड़े हुए और उन्होंने सेल फोन निकाल के वहाँ रख दिया, उसके ऊपर एक पेपर ढक दिया छुपाने के लिए अदालत से। अदालत की नोटिस में जब वो सेल फोन आया तो जज साहब ने काफ़ी गुस्सा किया, गुस्से का इजहार किया, जो कि बनता भी था। मेरे हिसाब से तो जज साहब को वो फ़ोन ले लेना चाहिए था, उस फ़ोन को अपने पास रखना चाहिए था, बल्कि इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए था कि वो कॉल कहाँ से आई थी। तो ये सवाल बनता है ऑनरेबल जज साहब से कि आखिरकार आपने वो फ़ोन क्यों नहीं लिया? क्या आपको ये पावर्स नहीं हैं कि आप किसी वकील का इल्लीगल लाया हुआ फ़ोन, जो कि उसने इल्लीगली कोर्ट के अंदर निकाला है बयान सुनवाने के लिए किसी और को, वो लेकर कॉन्फिस्केट करके आप उस पर एक लीगल इन्वेस्टिगेशन बिठवा सकें, या खुद ही उसी वक्त फ़ोन को देख सकें और देखें कि किसने कॉल की है? ऑब्वियसली किसी फेक नंबर से ही की होगी, लेकिन पीछे बंदा तो रियल होगा ना। और पाकिस्तान इतना भी बैकवर्ड नहीं है कि एक कॉल ट्रेस ना कर सके। कम ऑन नाउ, दैट इज स्टिल पॉसिबल, राइट? इस न्यूज़ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो देखते हैं जहां पे दो यूट्यूबर्स एक वीडियो शूट कर रहे होते हैं। उस वीडियो में वो हमें अपनी न्यूज़ का सोर्स दिखाते हैं। खाली एक सोर्स नहीं दिखाते, बल्कि हमें पूरा का पूरा मैदान फुल ऑफ सोर्स दिखा देते हैं, जहां से ये लोग न्यूज़ पिक कर करके हम तक पहुंचाते हैं। फिर वो किसी शख्स को कहते हैं तुम आओ और इसे तीली लगा दो। इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर तो इनकी सारी न्यूज़ को तीलियां लग गई तो फिर क्या होगा? कहीं इस बात का ये मतलब तो नहीं कि अब इन दोनों पे अल्लाह का खास करम हो गया हो और ये दोनों भी बॉर्डर के इस पार आ गए हों जहां पर चाइल्ड मैरिजेस को और अगवा को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस तरह के जोक्स या इस तरह की तनकीदें सिर्फ इस केस से रिलेटेड की जाएंगी। अगर तो इस केस से अनरिलेटेड कोई बात है तो उस केस का हवाला दे के बात की जाएगी। इस केस से अनरिलेटेड किसी और केस पर तो तनकीद बनती ही नहीं है, क्योंकि तनकीद करने से पहले मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं उस केस को जानूं, समझूं, उस पर अपनी रिसर्च करूं और उसके बाद अपनी ओपिनियन का इजहार करूं। अलॉन्ग विद दिस, मेरे मुंह से तो पहले भी आपने कभी रोड टाइप की गालियां नहीं सुनी हैं और ना ही आगे सुनेंगे। मेरे चैनल पे अब्यूसिव लैंग्वेज और गालियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, स्पेशली ड्यूरिंग लाइव सेशंस। अगर आप एज अ ऑडियंस आ रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि देयर इज गोइंग टू बी नो रिलीजियस टॉक, यानी हमारे यहाँ बिल्कुल भी रिलीजियस टॉक नहीं होगी और बिल्कुल भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाएगी, चाहे आप किसी भी साइड को सपोर्ट करते हो। एक बात आपको समझनी चाहिए, आपका नैरेटिव हमसे डिफरेंट हो सकता है एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल, दैट इज़ एक्चुअली वेलकम। आपका नैरेटिव हमसे डिफरेंट है, कोई बात नहीं, आप अपना नैरेटिव पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपका क्या नैरेटिव है, लेकिन डिसेंट लैंग्वेज यूज़ करके। अब्यूसिव लैंग्वेज अगर आपको यूज़ करनी है तो फिर ये चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि आप हमारी ऑडियंस हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो हैं वो ये भूल रहे हैं कि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के भी कुछ कायदे और कुछ कानून होते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को जंगल का कानून समझ लिया है कि यहाँ पे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लिखेंगे, इट इज़ एक्सेप्टेबल।
बट नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ के भी कुछ रूल्स हैं जो कि अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। सो एक कम्युनिटी है और हर कम्युनिटी की तरह अगर आपको इस कम्युनिटी में रहना है तो आपको इस कम्युनिटी के रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। और मेरी कम्युनिटी के रूल्स और गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। नो रिलीजियस टॉक एंड नो अब्यूसिव लैंग्वेज। नॉट दैट डिफिकल्ट टू फॉलो, राइट गाइज? तो केस के अंदर जो ये सीरियस और फैक्चुअल बातें हैं, दूसरी साइड वाले आखिर ये बातें कब करेंगे यार? कभी तो ये जिब्रान नासिर की शेरवानी के पीछे पड़े होते हैं। एक्चुअली ये जिब्रान नासिर की शेरवानी के पीछे नहीं पड़े हुए, मुझे ये लगता है कि ये लोग जिब्रान नासिर की शेरवानी से बाकायदा जेलस हैं। तो गाइज, आप लोग अपने लिए भी शेरवानियां बना लो। कोई एक लाइव सेशन आप सब के सब शेरवानी पहन के कर लें ताकि बेचारे जिब्रान नासिर को बख्श दें। इतना बोला आप लोगों ने जिब्रान नासिर को कि वो बीमार ही पड़ गए। देखा कितनी बुरी होती है ये नज़र। जिब्रान नासिर को तो ये लोग नज़र लगा ही चुके हैं। अब बची लाहौर की टीम। लाहौर की टीम में से इन लोगों को प्रॉब्लम है अहमद शेर जट साहब से। अब अहमद शेर जट जो हैं वो तो शेरवानी पहनते नहीं हैं, तो आप लोगों को उनसे क्या मसला है? अरे भाई, सिर्फ नाम में शेर है, कोई रियल लाइफ के जंगल के शेर तो वो है नहीं जो आप लोग उनसे इतना डरते हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको उनसे? कभी तो आप कहते हैं कि वो रियल वकील नहीं है, कभी आप कहते हैं कि वो कोर्ट में नजर नहीं आते, तो कभी आप कहते हैं वो एक यूट्यूबर हैं। तो अगर वो एक यूट्यूबर हैं तो इसमें क्या मसला है? बहुत सारे वकील होते हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं। क्या आपको डर है कि वो सारी की सारे आपके पोल आके यूट्यूब पे खोल देते हैं और हम जैसी आवाम को हर चीज पता लग जाती है? अरे भाई, सीधे सादे भोले भाले मासूम से तो इंसान है, क्यों बेचारी के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं? क्यों इतना डरते हैं आप उनसे? और हाँ, ये भी कहा जा रहा था कि अहमद शेर जट साहब का नाम तो वकालतनामे पे है ही नहीं, वो तो एमी शो मारने के लिए आ गए हैं। कम ऑन यार, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें बेवकूफ़ हैं? लेजी ज़रूर हैं लेकिन बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। एमी कोई वकील उठ के आ जाएगा शुगलियाँ मारने के लिए कि हटो हटो, मेरा नाम वकालतनामे पे है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे शो मारने का बड़ा शौक है, मुझे स्टार बनने का बड़ा शौक है, तो मैं फिर भी इस केस को रिप्रेजेंट करूँगा इवन दो कि वकालतनामे पे किसी और का नाम है, क्लाइंट किसी और का है, लेकिन चूंकि मुझे शो मारने का शौक है इसीलिए मैं इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूँगा। जज साहब इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि वो उस वकील को शो मारने देंगे? आपको नहीं लगता कि जज साहब कोई एक्शन लेंगे? सोचा तो करें ना इस तरह की बात करने से पहले। लेकिन खैर, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके सोचने, समझने या अक्ल को हाथ लगाने से पहले ही जज साहब ने, अहमद शेर जज साहब ने इस चीज़ को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया और अपनी कम्युनिटी के ऊपर वो वकालतनामा पेश कर दिया है। जहां यूट्यूब पे कामयाब वकील पब्लिक की नॉलेज में इजाफा करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, वहां पर कुछ नाकाम अदाकार भी बैठे हुए हैं। वो अदाकार जो हैं अपनी फ्लॉप एक्टिंग की ट्रेलर्स हमें दिखा दिखा के बोर कर रहे थे। उस एक्टिंग में इस बार रोना शामिल था। कभी कभी मैं भी इस तरह की सी ग्रेड सी बेकार सी एक्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन यार मैं नाचीज कोई एक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं तो ऐसे ही एक कॉमन पर्सन हूँ। मेरी एक्टिंग तो ऐसी ही होगी ना, बेकार सी, नॉर्मल सी। ना मैंने एक्टिंग क्लासेस ली हैं, ना ही मैं क्लेम करती हूँ कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ, लेकिन यहाँ तो बाकायदा क्लेम किया जाता है एक्टर, मॉडल, होस्ट। तो यार अगर एक्टर हो तो कम से कम रोने की तो जेन्युइन एक्टिंग कर लो ना। रोने की भी एक्टिंग आप ऐसे कर रही थी जैसे कि आपको किसी किस्म के दौरे पड़ रहे हो। सारी दुनिया आपको देख के हैरान और परेशान थी कि आखिर हो क्या रहा है। हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आप रोने की एक्टिंग कर रही हैं। हम थोड़ा सा आपको यहाँ से ऑफ ज़रूर समझते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी, आप बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रही थी। पूरे पाकिस्तान के साथ साथ मुझे भी समझ आ गई है कि आपने यूट्यूब चैनल को क्यों प्रेफर किया एक्टिंग, मॉडलिंग और होस्टिंग के ऊपर, क्योंकि आई थिंक आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय यूट्यूब के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कशमाला केस अपडेट। तो मुझे इस पे बाकायदा मुबारकबादें दी जा रही थी कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो कशमाला केस हार चुके हैं। तो अब मैं बदले में वापस मुबारकबाद देना चाहूंगी कि मुबारक हो, कशमाला केस जो है वो क्लोज्ड केस नहीं है। इंशाल्लाह आगे भी एप्लीकेशंस दी जाएंगी जैसे कि मेहदी काज़मी साहब की बेटी की केस में दी गई हैं,
اور انشاءاللہ کشمالہ کے مبینہ ہسبینڈ جو ہیں، جو کہ میری نظر میں چائلڈ پریڈیٹر ہیں، ایک کڈنیپر ہیں، وہ بھی وہیں پر ہی بیٹھے ہوں گے جہاں پہ ہمارے ڈینگی مچھر یعنی ظہیر صاحب اور شبورانی یعنی شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں۔ پاکستان کی عدالتوں کا نظام تھوڑا سا عجیب ہے۔ کیا نکاح نامہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے؟ کیا نکاح نامے کے اوپر جھوٹ بولنا انلیگل کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہماری عدالتوں میں؟ یہ کس قسم کا قانون ہے اور یہ کس قسم کی عدالتیں ہیں جو ایک 14 سالہ بچی کو کسی اور کے ساتھ جانے کے اوپر کہہ دیتی ہیں، جبکہ اس کے ماں باپ وہاں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو کڈنیپ کیا ہے۔ ایسے بچوں کو فوری طور پہ چائلڈ پروٹیکٹیو سروسز میں یا شیلٹر ہومز میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں تاکہ اور بچے جو اس طرح کا قدم اٹھانا چاہتے ہوں یا اور کڈنیپرز جو ایسے بچوں کو ورغلا کے گھر سے نکلوانا چاہتے ہوں، وہ بچے ایٹ لیسٹ 10 بار سوچیں کہ اگر ہم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو نہیں، قانون ہمیں اجازت نہیں دے گا اس آدمی کے ساتھ رہنے کی۔ تو میری تو عدالت سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ذرا سسٹم کو کنسیڈر کریں، ذرا دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کے لوگ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ باہر کے لوگ آپ لوگوں کو، ہماری عدالتوں کو، ہمارے قانون کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں چائلڈ میرجز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں چائلڈ میرجز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہماری عدالتیں بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارے جج بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، اور وہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیں گے جو قانون کے خلاف ہوگا۔ آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کے فیصلوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہے، جو کہ ایز این آڈینس مجھے سمجھ فی الحال تو نہیں آ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب آپ کا فیصلہ آئے گا مہدی کاظمی کی بیٹی کے سلسلے میں، تو بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی اور بہت سے آپ کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ مجھے، آڈینس کو اور پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ پریٹی شیور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کا رتبہ ہم بلند ہی رکھے گا، ہمارا سر کبھی بھی اوورسیز پاکستانی کے طور پہ جھکے گا نہیں، ان کے سامنے فخر سے بلند ہی رہے گا۔ ہم ہمیشہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے ملک کے ججز جو ہیں وہ فیئر ہیں، انصاف پسند ہیں۔ With that, I'm gonna go now. Take care. اللہ حافظ and فی امان اللہ۔